नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। बारिश के इस मौसम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जो शुरू हुई थी इसी बरसात में और पूरी भी हुई इसी बरसात में। इस कहानी का शीर्षक है कुछ एहसास भीगे से। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर फ्लैश हो रहा था। प्रत्यक्ष का मन नहीं था कि मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर ले। उसने मोबाइल को बिस्तर के किसी कोने पर पटक दिया। वो अब भी खिड़की के पास खड़ा था। थमती हुई बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सी खुशबू को अपने भीतर समेट लेना चाहता था वो, लेकिन तभी जाने कितनी ही कड़वी यादें उसके मन में घर कर गईं और उन यादों की सरन की बदबू से उसका दिमाग फटता सजा रहा था। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। प्रत्यक्ष ने खिड़की के बाहर झांका। उसके घर के पास वाली टी स्टॉल पर रखा हुआ रेडियो बज रहा था। आवेश में आकर उसने खिड़की पर पर्दा डाल दिया, लेकिन शायद सिर्फ पर्दा उस ध्वनि को रोक नहीं सकता था। उसने खिड़की के पाट भी बंद कर दिए और बिस्तर पर जाकर औंधे मुंह लेट गया। मोबाइल अब भी बज रहा था। प्रत्यक्ष ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा लिया और कॉल रिसीव कर ली। हेलो हेलो प्रत्यक्ष, मीठी सी आवाज़ थी, लेकिन बिल्कुल अजनबी। जी बोल रहा हूँ। आप? मैं प्रकृति बोल रही हूँ। आपकी कविता पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। उस मीठी सी आवाज़ का रहस्य उद्घाटन हुआ। शुक्रिया, प्रत्यक्ष ने संक्षिप्त उत्तर दिया। आगे बात करने की उसकी ज़रा भी इच्छा नहीं थी। क्या हम मिल सकते हैं? प्रकृति ने कहा तो प्रत्यक्ष चौंक उठा। पाठकों का फ़ोन आना उसके लिए मामूली सी बात थी, लेकिन पहले ही फ़ोन कॉल में किसी पाठक का उससे मिलने के लिए अनुरोध करना, वो भी एक लड़की, उसे थोड़ा अटपटा लगा। प्रत्यक्ष जी, क्या हम मिल सकते हैं? मैं इसी शहर में रहती हूँ। चहकती हुई आवाज़ में उसने दोबारा पूछा। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? ताकि आपका परिचय पा सकूँ। मेरा परिचय मेरी कविता के साथ ही पत्रिका में छपा हुआ है। आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष ने कहा। एक बारगी उसे लगा कि वो बहुत तल्ख स्वर में बात कर रहा है, लेकिन फिर लगा कि पिछले 1 साल से वो यही तो करता आ रहा है ताकि लोग उससे दूर रहें। ठीक है, प्रकृति ने बुझे स्वर में कहा, लेकिन क्या मैं कभी कभी आपसे फ़ोन पर बात कर सकती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो? अचानक ही उसका स्वर फिर चहका। हाँ कर सकती हैं, फ़िलहाल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा, कहकर प्रत्यक्ष ने फ़ोन काट दिया। लगता है शायद इस पाठक का फ़ोन दोबारा कभी ना आए। अंजलि, तुम जीना नहीं जानती। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है? अगर नहीं रह सकता है तो ना रहे। तुम जाना चाहते हो मेरी ज़िंदगी से तो जाओ, चले जाओ। अंजलि की आंखों में आंसू थे, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी। प्रत्यक्ष का दिल भी रो पड़ा था। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं उसे छोड़कर जाना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष खुद से ही बोल पड़ा। आज पूरा 1 वर्ष हो गया है। इसी दिन उसने अपना सामान बांधा था और चली गई थी उसे छोड़कर। जब से वो गई थी, ना तो प्रत्यक्ष ने उसे फ़ोन किया था और ना ही उसका फ़ोन आया था। क्या सचमुच मेरी बात इतनी कड़वी थी, जो तुम बिना सोचे समझे मुझे छोड़कर चली गई? हाँ, शायद बात तो तुम्हारी कड़वी थी, लेकिन सच्ची नहीं थी। तुमने कब चाहा था कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए? लेकिन वो तो जैसे यही चाहती थी। तुम्हें छोड़ने का उसे कोई गम नहीं था, वरना वो एक बार तो लौट कर आती, एक फ़ोन तो करती। क्या तुमने उसे फ़ोन किया? नहीं।
तो इसका मतलब तुम्हें भी उसके जाने का गम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्यक्ष सहसा चीख उठा। प्रत्यक्ष का दिल खुद से ही सवाल पूछता और खुद ही जवाब देता। जब से अंजलि गई थी तब से अकेलेपन से बातें करने का वो आदी सा हो गया था। आज की इस बारिश ने उसे एक बार फिर अंजलि की याद दिला दी थी, बेहिसाब याद। लेकिन बात यह भी है कि वो अंजलि को भूला ही कब था। बिस्तर से उठकर प्रत्यक्ष एक बार फिर खिड़की के पास आया और पर्दों को सरकाकर बाहर गिरती रिमझिम बारिश की बूंदों को देखते हुए अतीत में खो गया। 2 वर्ष पहले। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। रेडियो पर इस गाने के स्वर उभरे और फिर एक जानी पहचानी आवाज़ आई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आरजे शशि सावन की फुहारों में भीगी हुई इस सुबह में लाया हूँ आपके लिए एक खास गीत। आइए पहले इस गीत को सुनें, फिर करेंगे इससे जुड़े कलाकारों के बारे में कुछ बातें। और रेडियो से निकलती हुई मीठी सी धुन कार में गूंजने लगी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ प्रत्यक्ष इस गीत को सुनते ही पिछले दिन की यादों में डूब गया। अपने ममेरे भाई राकेश की जिद पर वो 3 दिनों के लिए अपने ननिहाल गया था। नाना नानी की मृत्यु के बाद जब से उसकी माँ और मामी के संबंधों में दरार पड़ी थी, प्रत्यक्ष का ननिहाल भी छूट सा गया था। लेकिन राकेश के साथ उसका गहरा रिश्ता अपनी जगह कायम था। इस बार राकेश ने जिद पकड़ ली थी कि वो बिना प्रत्यक्ष के अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, इसलिए प्रत्यक्ष को वहाँ जाना ही पड़ा। शाम में प्रत्यक्ष छत पर बैठा हुआ था कि उसकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी, जो अंजलि का घर था। प्रत्यक्ष के बचपन की न जाने कितनी ही यादें अंजलि के साथ जुड़ी हुई थीं। उन दिनों नियम से हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में रक्षाबंधन पर प्रत्यक्ष अपने ननिहाल जाया करता था। शाम होते ही मोहल्ले के सब बच्चे खेलने के लिए पास के मैदान में जमा हो जाते थे, जिनमें प्रत्यक्ष और अंजलि भी शामिल होते थे। अंजलि अक्सर प्रत्यक्ष को जितवाने के लिए चीटिंग किया करती थी, जिसकी वजह से सब उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी दोपहर में छुपकर दोनों शाह जी के बंगले से टिकोले तोड़ते, तो कभी प्रत्यक्ष कोई सुंदर सा फूल तोड़कर उसकी चोटी में लगा देता। धीरे धीरे बचपन भी पीछे छूट गया और प्रत्यक्ष का ननिहाल भी, साथ ही छूट गया अंजलि का साथ। लेकिन उसके मुस्कुराते होठों और शरारत से चमकती हुई आंखों की यादें प्रत्यक्ष के दिल से कभी नहीं बिसरी। अभी प्रत्यक्ष अंजलि के बारे में सोच ही रहा था कि रिमझिम बरसात शुरू हो गई। वो नीचे जा ही रहा था कि उसने देखा सामने की छत पर एक लड़की दौड़ती हुई आई और बारिश में भीगने लगी। जैसे ही उस लड़की की नज़र प्रत्यक्ष पर पड़ी, वो झेंप गई और दूसरे कोने में चली गई, जहाँ से प्रत्यक्ष को सिर्फ बारिश में भीगते हुए उसके हाथ नज़र आ रहे थे। सहसा प्रत्यक्ष को याद आया कि अंजलि को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। वो अक्सर कहा करती थी, बारिश की बूंदें अपने साथ हमारी हर परेशानी बहा ले जाती हैं और हमारे पास छोड़ जाती हैं एक नया उमंग, जीवन का एक नया रंग। ओहो, तो यही अंजलि है, सोचते हुए प्रत्यक्ष मुस्कुराया। अरे भाई, ऐसे भीगते रहोगे तो बीमार हो जाओगे, फिर जन्मदिन की पार्टी का क्या होगा। अब तक राकेश उसे ढूंढता हुआ छत पर आ चुका था। प्रत्यक्ष उससे अंजलि के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों पूछ नहीं सका। राकेश के जन्मदिन की शाम आ चुकी थी। बचपन की तरह आज भी मोहल्ले के उसके सब दोस्त आए थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं। लेकिन प्रत्यक्ष की नज़रें बस अंजलि को ढूंढ रही थीं। थोड़ी ही देर में वो भी आ गई। राकेश ने उसे ले जाकर प्रत्यक्ष के सामने खड़ा कर दिया और बोला, पहचाना इसे? अंजलि कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर आहिस्ते से बोली, प्रत्यक्ष।
जी हाँ, ये वही है जिसके लिए आप बचपन में न जाने कितनी चीटिंग किया करती थीं। राकेश हंसते हुए बोला। अंजलि भी हंस पड़ी। एक बार फिर प्रत्यक्ष और अंजलि के बीच सहज बातें होने लगी। अंजलि ने अभी अभी अपना एमए पूरा किया था और अब वो इलाहाबाद में हॉस्टल में रहकर रिसर्च कर रही थी। बाबा रे, इतना पढ़कर पागल नहीं हो जाओगी? प्रत्यक्ष बोला। हो जाने दो, वैसे भी दुनिया में जिंदा वही है जो पागल है। तुम तो बन गए होगे बिजली वाले इंजीनियर, है ना? अंजलि ने फिर प्रत्यक्ष से पूछा। अरे, तुम्हें कैसे पता? प्रत्यक्ष हैरान था। बचपन से जानती हूँ तुम्हें। बिजली की तारें ही तो तुम्हारा सबसे प्रिय खिलौना थी। प्रत्यक्ष कुछ कहता कि राकेश ने आकर कहा, आओ भाई, अब केक काटें। केक काटने के बाद गाने बजाने, शेरो शायरी का दौर चल पड़ा। जैसे ही राकेश ने रहस्योद्घाटन किया कि प्रत्यक्ष कविताएं भी लिखता है, सबने कविता सुनाने की फरमाइश कर दी। प्रत्यक्ष ने एक नज़र अंजलि को देखा और सुनाना शुरू किया। मैंने सुना अपना नाम तुम्हारी आवाज़ में, उस पल बड़ी जानी पहचानी सी लगी मुझे मेरी शख्सियत। तुम जैसे सुबह का मीठा सपना, डरता हूँ किसी करवट में टूटकर बिखर न जाए। इस सपने ने ही दी है मुझे हकीकत से लड़ने की हिम्मत। तुम जैसे पत्तों पर जमी सुबह की ओस, जलते हुए हृदय को देती प्रेम की ठंडक। डरता हूँ फिसल न जाए हथेलियों से मेरी ये बूंदे मोहब्बत की। तुमसे पहले नहीं था कोई डर खो जाने का कुछ। खाली हो जिसकी झोली, उसे कब सताता है कुछ छिन जाने का भय। अब जब प्रेम ने भर दिया है दामन मेरा, उसके साथ चली आई हैं आशंकाएं भी। हो न जाए फिर मेरा जीवन सूना, रह न जाऊं तुम्हारी मोहब्बत के बिना मैं फिर से तन्हा और अकेला। कविता समाप्त होते ही तालियां गूंज उठी। अब सबकी फरमाइश पर अंजलि भी आखिरकार एक गीत सुनाने के लिए मान गई। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। उसकी आवाज़ में सचमुच एक जादू था जिसमें प्रत्यक्ष खोता ही जा रहा था। अंजलि पर नज़र पड़ते ही आज एक अलग सा एहसास हो रहा था उसे। आखिरकार जन्मदिन की दावत खत्म हुई और सभी अपने अपने घर चले गए। जब अंजलि प्रत्यक्ष के करीब से गुजरी तो उसका जी चाहा हाथ थामकर उसे रोक ले। कितना कुछ था जो वो उससे कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं थी। खैर, अंजलि की मुस्कान के साथ साथ प्रत्यक्ष की यादों के एल्बम में अब उसका गाया हुआ गीत भी शामिल हो गया था, जिसे साथ लेकर आज वो वापस लौट रहा था, जो एक बार फिर रेडियो पर बजते हुए गाने के साथ ताज़ा हो गई थी। अपने घर पहुंचने पर सहसा प्रत्यक्ष को कुछ ख्याल आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और फेसबुक खोला। सर्च बॉक्स में अंजलि का नाम डालकर वो उसे ढूंढने लगा। कुछ देर की मशक्क़त के बाद आखिरकार अंजलि की प्रोफाइल उसके सामने थी। प्रत्यक्ष ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। शाम में जब उसने अपना फेसबुक खोला तो देखा अंजलि ने उसका रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था। प्रत्यक्ष ने उसे मैसेज भेजते हुए लिखा, अपनी मित्रता सूची में शामिल करने के लिए थैंक यू। उधर से अंजलि का जवाब आया, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तुमसे थैंक यू सुनना पड़ेगा। उन्हीं दिनों से प्रत्यक्ष को आदत लग चुकी थी सुबह जागने पर और रात को सोने से ठीक पहले एक कविता लिखने की। उस दिन जब अंजलि उसकी मित्रता सूची में शामिल हुई थी, प्रत्यक्ष ने लिखा, दुनिया की भीड़ में तुम जो यूं अचानक मिले, मुरझा गए थे जो फूल दिल की बगिया में फिर हैं खिले। है बस अब मेरी एक ही आरज़ू, तुम्हारे होठों पर सदा खिलखिलाती हंसी के गुच्छे देखूं। बीत जाए ये दूरियों के पल और प्रत्यक्ष तुमसे फिर मिलूं।
थोड़ी देर में अंजलि ने उसे मैसेज भेजा, तुम्हारी कविता पढ़ी, बहुत सुंदर है। प्रत्यक्ष ने धन्यवाद कहा और एक स्माइली बना दी। उस दिन से धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। दोनों को जैसे एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। प्रत्यक्ष को सहसा वो दिन याद आया जब अंजलि अपनी रिसर्च के सिलसिले में 2 दिनों के लिए यात्रा पर जा रही थी और फिर वहीं से उसे अपने घर जाना था। इसका अर्थ था 2 दिनों तक कोई संपर्क नहीं। पूरे 2 दिन के इंतज़ार के बाद आखिरकार फेसबुक पर उसके नाम के आगे हरी बत्ती जल ही गई। प्रत्यक्ष ने बिना समय गंवाए टाइप किया, आ गई तुम। इधर वो जवाब के इंतज़ार में बेकरार था, उधर अगले ही मिनट स्क्रीन पर हरी बत्ती की जगह एक्टिव 2 मिनट एगो जैसे उसका मुंह चिढ़ाने लगा। उसने गुस्से में फ़ोन बिस्तर पर फेंका और ऑफिस के लिए तैयार होने में लग गया। अंजलि के इंतज़ार में प्रत्यक्ष का पूरा दिन एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट के साथ गुजरा। घर जाने का समय हो चला था, फिर भी प्रत्यक्ष जानबूझकर एक फाइल में उलझा हुआ था कि तभी फ़ोन की घंटी ने उसका ध्यान भटकाया। बेमन से फ़ोन उठाकर उसने देखा तो अंजलि का मैसेज था, कहाँ हो यार, जल्दी फेसबुक पर आओ। सुबह की बात याद आते ही प्रत्यक्ष का जी चाहा उसे नज़रअंदाज कर दे, लेकिन हमेशा की तरह ऐसा नहीं हो पाया और वो तुरंत उसके इनबॉक्स में हाजिर हो गया। बोलो क्या हुआ, आ गई मेरी याद? सुबह तो तुरंत गायब हो गई थी बिना जवाब दिए। पता भी है तुम्हारे नाम के आगे एक्टिव लिखा देखने के इंतज़ार में 2 दिन किस तरह काटे हैं मैंने। अरे बस बस, एक ही बार में इतने सवाल, तुम इतने बेसब्र तो नहीं थे कभी। और क्या पूछा तुमने कि आ गई तुम्हारी याद? अरे यार, याद तो उसको करते हैं जिसे भूल जाते हैं। इसके बाद इमोजी के रूप में उसकी मुस्कुराहटों से पूरा स्क्रीन जैसे भर गया। 2 दिनों का बोझिल अकेलापन जैसे इस मुस्कान में घुलकर दूर बहता चला गया। प्रत्यक्ष कुछ कहता कि फिर उसके मैसेज से स्क्रीन जगमगाने लगा। अच्छा बताओ, इस समय मेरे हाथ में क्या है? मैं कैसे बताऊं, मैं कोई जादूगर थोड़े ही हूँ। मेरे हाथ में इस समय रंग बिरंगे दिए हैं, देखो। अगले ही पल स्क्रीन पर उसने ढेर सारे झिलमिलाते दियों की तस्वीर भेजी। क्या बात है, लगता है दिवाली मना रही हो। बिल्कुल सही समझे तुम। अरे पर दिसंबर में दिवाली कौन मनाता है पागल? मैं मनाती हूँ, और कौन। दिवाली के दिन तो मैं हॉस्टल में अकेली बीमार पड़ी थी। कल अचानक बाजार में दिए दिख गए तो सोचा वापस जाकर दिवाली का उधार ही चुका लूं। इसलिए मेरी दिवाली तो आज ही है। उसके इस जवाब पर प्रत्यक्ष हंस पड़ा। शायद हंसी की आवाज़ थोड़ी तेज थी, इसलिए आसपास से गुजरते हुए लोग प्रत्यक्ष को घूरने लगे कि वो यूं अकेले अकेले क्यों हंस रहा है। अब उन्हें वो क्या बताता कि वो अकेला दिख रहा है पर है किसी के साथ। और फिर इस दुनिया से अपना ध्यान हटाकर वो अपनी दुनिया में चला गया, अंजलि के पास। जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें मैसेज लिखने में मेरे हाथ कांपने लगेंगे। क्या तुम उन कांपते हाथों से लिखे हुए मैसेज पढ़कर यहाँ आओगी? प्रत्यक्ष ने पूछा। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया, क्या पता तब शायद तुम्हें मैसेज लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े और मैं तुम्हारी खामोशी पढ़कर ही तुम्हारे पास चली आऊँ। उस लम्हे का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब तुम दिवाली मनाओ और मुझे मेरा काम करने दो, कहकर प्रत्यक्ष ने फेसबुक बंद कर दिया। अब जब अंजलि से बात करने के बाद प्रत्यक्ष के दिल दिमाग दोनों दुरुस्त हो चुके थे, उसने 15 मिनट में ही वो फाइल निपटा दी जिस पर वो पिछले 2 घंटे से अपना दिमाग खराब कर रहा था। मैं तो नहीं, पर तुम ज़रूर जादूगरनी हो अंजलि, मन ही मन सोचते हुए प्रत्यक्ष मुस्कुरा उठा। अक्सर ही वो दोनों देर रात तक बातें किया करते थे। टुकड़ा टुकड़ा बातों की बहुत सारी कतरनें उन दोनों ने अपने मन में जमा कर ली थीं। एक दूसरे की हर एक हंसी और उदासी तक को दोनों ने जतन से संभाल कर रखा था।
अंजलि की रिसर्च आखिरकार पूरी हो गई थी और उसने अपना थीसिस जमा कर दिया था। 1 सप्ताह के बाद वो अपने घर वापस जाने वाली थी और प्रत्यक्ष को मना रही थी कि वो भी किसी बहाने से वहाँ आए। प्रत्यक्ष ने अगले दिन जवाब देने का कहकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन जब प्रत्यक्ष ने अंजलि को अपने आने की खबर देनी चाहिए, तब वो उसे मिली ही नहीं। अंजलि को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। उसका फेसबुक भी बंद था और फ़ोन भी। प्रत्यक्ष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिना बताए आज तक अंजलि ऐसे गायब नहीं हुई थी। उसका जी चाहा इसी समय उड़कर वो इलाहाबाद चला जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। आखिरकार चौथे दिन प्रत्यक्ष ने देखा अंजलि ऑनलाइन थी। उसने उसे इनबॉक्स में हे अंजलि लिखकर भेजा और इंतज़ार करने लगा। बड़ी देर से स्क्रीन पर बस टाइपिंग लिखा आ रहा था, लेकिन अंजलि का कोई मैसेज प्रत्यक्ष तक नहीं पहुंच रहा था। हार कर प्रत्यक्ष ने लिखा, कहोगी भी या बस लिखकर मिटाती रहोगी। थोड़े इंतज़ार के बाद अंजलि का जवाब आया। आज बचपन के प्रिय खेल की तरह काले स्लेट की जगह इस डिजिटल स्लेट पर बस लिखो और फटाफट मिटा डालो वाला खेल खेलने का ही मन कर रहा है। प्रत्यक्ष चौंक गया। ये आज क्या हो गया है उसे? हमेशा तो जब तक दिन भर की सारी बातें उसे सुना नहीं लेती थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, गंभीर हो या बेतुकी, उसे चैन ही नहीं आता था। फिर आज अचानक ऐसा जवाब, वो भी 3 दिनों के इंतज़ार के बाद। प्रत्यक्ष समझ गया वो उदास है, बहुत उदास। शायद रो भी रही है, खामोशी के पर्दे में खुद को ढके हुए। पर पूछने पर अपनी प्रिय पुस्तक मुझे चांद चाहिए कि एक पंक्ति सुनाकर नकारती रहेगी। साथ बैठकर रोने से रोने की गरिमा चली जाती है, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछो। दोनों ही तो अब एक दूसरे के सामने खुली किताब की तरह हो चुके हैं। लेकिन आज अचानक ये कैसी रात आई है, जब उन दोनों के दरमियाँ बातों के लच्छे नहीं बल्कि खामोशी की चादर बिछी है। हार कर प्रत्यक्ष ने फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो जागा तो देखा उसके इनबॉक्स में अंजलि के कई मैसेज पड़े हुए थे। उन्हें पढ़ते हुए उसके चेहरे पर अनेकों रंग आए और गए। आखिरकार वो फ़ोन फेंक कर घुटनों के बल फर्श पर बैठकर रो पड़ा। थोड़ी देर के बाद प्रत्यक्ष उठा और अपने ऑफिस में फ़ोन करके उसने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली और इलाहाबाद जाने की तैयारी करने लगा। अंजलि के मैसेज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। उसने लिखा था, 3 दिन पहले उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक माना था, पर उसने जाते जाते मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा को भी नोचने की कोशिश की। मैं पुलिस में जाना चाहती थी, उसे सज़ा दिलाना चाहती थी, लेकिन जानते हो मेरे पापा ने कहा कि मुझे ये बात छुपा कर रखनी होगी। अगर ये बात खुली तो वो आत्महत्या कर लेंगे। बताओ मैं क्या करूं? मैं हर पल मर रही हूं। मैं यहाँ से दूर चली जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, जहाँ मुझे कोई न जानता हो, कोई न पहचानता हो। माँ आई थी मुझसे मिलने, मुझे घर ले जाने, लेकिन अब घर जाने की भी मेरी इच्छा खत्म हो चुकी है। लगता है वो मेरा घर ही नहीं है, जहाँ कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। उल्टे मुझे ही दोषी मान रहा है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर आई ही क्यों। क्या मेरा सपना देखना इतना गलत था? मैंने कह दिया है कि जब मेरे घाव भर जाएंगे मैं आ जाऊंगी। वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करके किसी के सामने उनका सिर नहीं झुकने दूंगी। पर मैं कहाँ जाऊं? कोई रास्ता नहीं दिखता मुझे। इलाहाबाद की ट्रेन में बैठकर प्रत्यक्ष ने अंजलि को मैसेज किया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा।
प्रत्यक्ष के पास अंजलि के हॉस्टल का पता था। वो सीधे वहीं पहुंच गया और वेटिंग रूम में उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में अंजलि उसके सामने थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, पीड़ा की गहरी रेखाएं थीं। प्रत्यक्ष के कहने पर अंजलि उसके साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे। अंजलि, मेरी बात सुनो। मैं इस हालत में तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम मेरे साथ चलो। भरोसा करो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूँगा। वैसे भी तुम्हारी थीसिस पूरी हो गई है। अब यहाँ रहकर क्या लाभ है? मेरे घर का एक खाली कमरा खुशी से बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करेगा। जब तक चाहो वहाँ अकेले सुकून से रहो और आगे के बारे में सोचो। प्रत्यक्ष ने बिना लाग लपेट के अपनी बात कह दी। यहाँ से दूर तो जाना ही है मुझे। चलो, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। अंजलि का स्वर बिल्कुल भावहीन था। प्रत्यक्ष समझ रहा था कि अंजलि इस समय गहरे सदमे में है और उसे सामान्य होने के लिए समय चाहिए। अगले दिन अंजलि प्रत्यक्ष के साथ उसके घर पर थी। उसे पता था कि वो यहाँ सुरक्षित है। अंजलि और प्रत्यक्ष को साथ रहते हुए 3 महीने गुजर चुके थे। वो लोग जो दूर रहकर भी हर समय एक दूसरे की बातों में डूबे रहते थे, आज आमने सामने होने पर भी उनके बीच बस खामोशी रह गई थी। बातें होती थीं तो बस इतनी कि काम चल जाए। प्रत्यक्ष दिन रात कोशिश करता था कि अंजलि को हंसा सके, उसे उसके दुख से बाहर निकाल सके, लेकिन अंजलि ने अपने इर्द गिर्द दुख की दीवार इतनी मजबूत कर ली थी कि उसके पार प्रत्यक्ष की आवाज़ आनी ही बंद हो गई थी। अंजलि का जन्मदिन आने वाला था। प्रत्यक्ष को याद था कि बारिश के मौसम में अपना जन्मदिन आने की वजह से अंजलि इस दिन के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहती थी। इसलिए उसने उसके लिए चुपचाप एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान की। उसने सोचा था कि अगर आज की रात बारिश हुई तो बारिश में भीगते हुए ही वो अंजलि से अपने दिल की बात कह देगा। वो उसे बताएगा कि अंजलि उसकी ज़िंदगी है और वो चाहता है कि उसकी अर्धांगिनी बनकर अंजलि उसके अधूरे जीवन को पूरा कर दे। रात के रात के 12 बज रहे थे जब प्रत्यक्ष ने अंजलि के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंजलि का चेहरा बता रहा था कि वो रो रही थी, लेकिन प्रत्यक्ष इस बारे में पूछकर उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने चुपचाप अंजलि को बाहर हॉल में आने के लिए कहा। जैसे ही अंजलि बाहर आई, प्रत्यक्ष ने एक गुब्बारा फोड़ते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अंजलि। तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? अंजलि गुस्से में बोली और वापस जाने लगी। रुको अंजलि, मेरी बात सुनो। आखिर तुम कब तक किसी और के गुनाह की सज़ा खुद को दोगी? क्या तुम मेरा हाथ थाम कर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? प्रत्यक्ष ने अपना हाथ अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह, तो तुम इसलिए मुझे यहाँ लाए थे ताकि अपनी दया मुझ पर थोप सको। सोच रहे होगे बेचारी को अब कौन अपनाएगा। चलो, मैं ही एहसान कर देता हूँ। इसी बहाने सारी जिंदगी मेरी कृतज्ञ रहेगी। अंजलि चीखी। उसकी बात सुनकर प्रत्यक्ष हतप्रभ रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजलि इस तरह उसकी मोहब्बत का अपमान करेगी। और फिर उसके भी मुंह से निकल गया, अंजलि, तुम जीना नहीं जानती। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है? अगले दिन जब प्रत्यक्ष दफ्तर से लौटा, अंजलि जा चुकी थी। वो लोग जो दूर रहकर भी हमेशा साथ थे, आज हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे।
अंजलि के जाने के बाद प्रत्यक्ष ने खुद को दुनिया से काट लिया था। वो बस मशीन की तरह दफ्तर जाता और वापस आता। इस 1 वर्ष में वो अपने घर भी नहीं गया और ना ही किसी से फ़ोन पर वो ज़्यादा बात करता था। उसके माता पिता उससे 1-2 बार मिलने आए, लेकिन उसका रूखा व्यवहार देखकर वापस लौट गए। बस एक चीज़ प्रत्यक्ष ने नहीं छोड़ी, कविताएं। वो इस उम्मीद में अंजलि के लिए कविताएं लिखकर अखबारों और पत्रिकाओं में छपवाता रहता था कि कभी शायद उन्हें पढ़कर अंजलि उसकी भावनाओं को समझेगी और लौट आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो उसने प्रत्यक्ष को ब्लॉक कर रखा था। ख्यालों में खोए हुए प्रत्यक्ष को फ़ोन के नोटिफिकेशन की घंटी वर्तमान में ले आई। झल्लाकर उसने फ़ोन उठाया तो देखा प्रकृति एक के बाद एक उसकी पुरानी कविताओं पर कमेंट कर रही थी, जिसमें वो कविता भी थी जो प्रत्यक्ष ने तब लिखी थी जब अंजलि ने उसका रिक्वेस्ट स्वीकार किया था। आखिर चाहती क्या हो तुम? प्रत्यक्ष ने उसे इनबॉक्स किया। बस एक मुलाकात, प्रकृति का जवाब आया। ठीक है, कब और कहाँ मिलना है? आज, अभी लिली गार्डन में स्टैचू के पास, प्रकृति ने जवाब दिया। लिली गार्डन प्रत्यक्ष के घर के करीब ही था। प्रत्यक्ष ने देखा बरसात थमी नहीं थी। वो रेन कोट पहनकर गार्डन की तरफ चल पड़ा। कुछ देर में जब वो वहाँ पहुँचा तो बारिश में भीगती हुई एक लड़की पार्क में लगे स्टैचू के पास खड़ी थी। वो उसके पास गया और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश में आहिस्ते से बोला, प्रकृति। जब वो लड़की प्रत्यक्ष की तरफ मुड़ी तब वो हैरान परेशान सा एकटक उसे देखने लगा। अब ऐसे घूरते रहोगे या कुछ कहोगे भी? वो लड़की जो दरअसल अंजलि थी, उसने कहा, तुम यहाँ? पर मुझे तो। प्रत्यक्ष ने इतना ही कहा कि उसकी बात पूरी करते हुए अंजलि बोली, तुम्हें प्रकृति ने बुलाया था और मुझसे प्यार का दंभ भरने वाला मेरा प्रत्यक्ष उससे मिलने भी आ गया, वो भी रेनकोट पहनकर। अंजलि के स्वर में बनावटी गुस्सा था। तुम जानती हो मुझे भीगना पसंद नहीं है। काम की बात बोलो, झूठ बोलकर क्यों बुलाया है मुझे? हमारे बीच काम की बात कब से होने लगी? प्रत्यक्ष चुप रहा। अंजलि ही खामोशी तोड़ते हुए बोली, सुनो प्रत्यक्ष, जब मैं तुम्हें छोड़कर गई तब मेरा मन इतना घायल था कि मैं उसके आगे न कुछ देख पा रही थी न महसूस कर पा रही थी। मैं जानती हूँ तुमने बहुत सहा है मेरी खातिर। तुम दिन रात कोशिश करते रहे कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ और मैं बस तुम्हारा दिल दुखाती रही। और आखिरकार मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से उस शख्स को दूर कर दिया जो असल में मेरी ज़िंदगी था। वो लोग जो एक दूसरे की मुस्कान थे, एक दूसरे के आंसुओं की वजह बन गए। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं वर्किंग हॉस्टल चली गई और बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उन मासूम बच्चों के बीच रहकर धीरे धीरे मैं सहज होने लगी। फिर मुझे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी जो मैंने तुम्हारे साथ की थी। तुम्हारी कविताएं पढ़ते हुए मेरा दिल रो देता था। और देखो कितना गजब का संयोग हो गया कि कभी एक दूसरे की पहल का इंतज़ार न करने वाले हम दोनों में से इस बार न तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की और न मैंने तुमसे संपर्क किया। बस अपने अपने दुख में हम दोनों अकेले जलते रहे। 1 वर्ष पहले वो कल की ही रात थी जब मैंने तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया था। कल सारी रात मैं उस रात को कोसती रही और आज सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि मैं अब और तुम्हारी पहल का इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत को और तुम्हें हारने नहीं दूँगी। याद है ना, बचपन में भी मैं कैसे तुम्हें जितवाने के लिए चीटिंग करती थी, लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हारे सामने अपना नाम लूँ। डर था कि कहीं तुम मुझसे मिलने से मना न कर दो। इसलिए आज भी चीटिंग करते हुए तुमसे बात करने के लिए मैंने वॉइस चेंजिंग ऐप का इस्तेमाल किया और नकली नाम का भी। पर मैं ये भी जानती थी कि तुम आसानी से किसी अनजान लड़की से मिलने नहीं आओगे।
इसलिए मैंने जानबूझकर उन कविताओं पर कमेंट किए जो मुझसे जुड़े हुए थे। मुझे पता था इसके बाद तुम ज़रूर आओगे, और मैं आ गया। प्रत्यक्ष कुछ और कहने जा ही रहा था कि अंजलि अपने घुटने पर बैठ गई और अपना हाथ प्रत्यक्ष की तरफ बढ़ाते हुए बोली, प्रत्यक्ष, अपनी अंजलि से जीवन भर प्यार करोगे? प्रत्यक्ष भी बिना कुछ बोले घुटने के बल अंजलि के सामने बैठ गया और उसका हाथ थामकर फूट फूट कर रो पड़ा। बारिश के पानी में उन दोनों के आंसू मिलकर एकाकार हो गए थे। कुछ देर के बाद संयत होने पर अंजलि बोली, बस अब आज के बाद इन आंसुओं की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होगी। हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष को अपनी अंजलि की मुस्कान पसंद है। प्रत्यक्ष हंसते हुए बोला। अंजलि ने सहसा प्रत्यक्ष के रेनकोट का चेन खोल दिया और बोली, आज तो इस बारिश में मेरे साथ भीगना बनता है। उसका हाथ थामे बारिश के पानी में अटखेलियाँ करते हुए पहली बार प्रत्यक्ष बारिश के सुहानेपन को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे डूबती जा रही थीं। उस भीगी भागी सी लड़की की आंखों में, जिसे उसने 2 वर्ष पूर्व बारिश के मौसम में ही पहली बार देखा था। अपने जीवन साथी के साथ अपने आशियाने की तरफ बढ़ती हुई अंजलि भी अपनी सांसों में जज्ब कर रही थी पहली बारिश में घुल मिल गई पहले प्यार की उस खुशबू को, जो उनके जीवन को महकाने के लिए बेसब्री से वातावरण में छाती जा रही थी। मैं आशा करती हूँ प्रेम की नर्म बूंदों में भीगी हुई ये प्रेम कहानी आप सबको अवश्य पसंद आएगी। कृपया अपने विचारों से मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर, पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बारिश की बूंदों में भीगते हुए धरती के लिए आसमान के प्रेम को महसूस करते रहिए।